स्टोरी नेम एडिक्टेड अ मेड लव। पहली मुलाकात। स्पेन। एक ऊंची इमारत जिसके टॉप फ्लोर पर का माहौल बहुत अलग था। एक शख्स हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। प्लीज़ फॉरगिव मी, इट्स नॉट माई फॉल्ट, प्लीज़ सर। उसके सामने एक शख्स खड़ा था जिसने मरून कलर का टैक्सीडो पहना हुआ था और उसके एक साइड गोल्ड ब्रोच था। हाथों में चौपड़ 201 नाम की घड़ी थी और पैरों में ब्लैक शाइनी शूज। उस शख्स की ओशियन ब्लू आइज अपने कदमों में झुके बैठे शख्स पर थी। उस नीली आंखों वाले शख्स की हाइट 6.1 फीट थी। एक बेहतर पर्सनालिटी के साथ कठोर वजूद वाले उस शख्स की आंखों में नशा सा झलक रहा था, जीत की लत का नशा। वो नीचे पड़ा शख्स बेहद डरा हुआ था, इसीलिए नहीं कि उसने गलती की, बल्कि इसीलिए कि उसकी गलती उस शख्स की लत के बीच में आ गई थी। उसकी वजह से पहली बार वो शख्स हार सकता था, जो उसे हरगिज़ मंजूर नहीं था। जब किसी की लत हो और वो खुद से दूर जाने वाला हो तो इंसान पागल हो जाता है और इस पागलपन में जाने कितने ही बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे ही एक पागलपन में अब ये इंसान भी बर्बाद होने वाला था। आई डोंट मेक द बिग मिस्टेक, प्लीज़ सर फॉरगिव मी। उस नीली आंखों वाले शख्स ने यह सुनकर अपने मुंह से लगी सिगरेट को ज़मीन पर फेंका और अपने जूतों के नीचे मसलते हुए धीरे से और भारी आवाज़ में कहा, बट अ मिस्टेक हैज़ बीन मेड। तभी उस नीली आंखों वाले शख्स के पीछे खड़े दो गार्ड ने उस दूसरे शख्स को बिल्डिंग के नीचे लटका दिया। अब वो शख्स अपने दोनों हाथों को सहारे नीचे लटक रहा था और बार बार माफ़ी मांग रहा था, मगर वहाँ किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा था। नीचे लटका हुआ शख्स कभी नीचे देखता तो कभी ऊपर। वो बहुत डरा हुआ था और उसको बचाने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में उसका एक हाथ छूट जाता है। अब वो सिर्फ एक हाथ के सहारे लटका हुआ था। वो शख्स फिर से पकड़ने को होता है, तभी उसे एक जोड़ी ब्लैक शूज दिखाई देते हैं। वो डरते हुए ऊपर देखता है। ये वही नीली आंखों वाला शख्स था। उस दूसरे शख्स के हाथ पर अपना शूज रखकर रगड़ने लगता है। वो लटका हुआ शख्स चीखने लगा और फिर उसका ये हाथ भी छूट गया। वो शख्स चीखते हुए उस ऊंची इमारत से नीचे खड़ी एक कार पर आ गिरा और वहीं मर गया। आसपास भीड़ लग गई, सब उस शख्स को देखने लगे। वहीं ऊपर खड़ा नीली आंखों वाला शख्स आंखों पर गोगल लगाते हुए अपनी धीमी और गहरी आवाज़ में बोला, गुड बाय जॉर्ज। फिर उस तरफ चला गया जहाँ एक चौपर खड़ा था जिस पर का लोगो था। उसके पीछे सारे गार्ड भी वहाँ से पीछे हटने लगे। कुछ देर बाद वो चौपर आसमान में उड़ गया और न जाने कहाँ गायब हो गया। 1 महीने बाद मुंबई सिटी, सुबह का वक्त। शिव मंदिर, शंखनाद और घंटियों की आवाज़ के बीच एक लड़की शिव मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। रेड कलर के फ्रॉक सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें इस वक्त बंद थी, होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान। कुछ देर बाद वो आंखें खोलकर शिव की मूर्ति को आखिरी बार देखा, फिर मंदिर से बाहर आ गई। अभी अभी मंदिर से बाहर आ रही थी। दूर खड़ा एक लड़का उस लड़की के पास आया और बोला, माही दी अब चले। हाँ चल शुभ। ये थी माहिया दास और उनके छोटे भाई शुभम दास। माई एक मिडिल क्लास परिवार से आती थी। सीधी सादी और सादगी से भरी एक बंगाली लड़की थी वो। उसका भाई शुभ उसके बेटे की तरह था, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। शुभ और माई घर की तरफ ही आ रहे थे, तभी कई सारी ब्लैक कार ने आकर उन दोनों को घेर लिया। शुभ और माया हैरान और नासमझी से उन गाड़ियों को देख रही थी जो इसके आसपास आकर रुकी थी। उन गाड़ियों की वजह से उन दोनों को जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया था। कुछ देर बाद उन सभी कार में से कई सारे बाउंसर बाहर आए, जिन्होंने वेल ट्रेंड और एक ही ड्रेस कोड की डिज़ाइन की हुई ड्रेस पहनी थी। देखकर ही ये पता लगाया जा सकता था कि ये लोग मामूली तो बिल्कुल नहीं है, या फिर उनकी सोच से भी ज़्यादा अलग है। इनमें से एक बाउंसर ने माही को आकर पकड़ लिया और शुभ से अलग कर दिया। शुभ उस बाउंसर को ऐसा करता देख गुस्से से उसका हाथ माही के हाथ से छुड़ाने लगा।
और बोला, छोड़ो मेरी दी को, कौन हो तुम लोग। मगर उस बाउंसर के सामने शुभ की ताकत कुछ भी नहीं थी। जब शुभ को लगा कि वो माया को नहीं छोड़ रहा है तो उसने मारना शुरू कर दिया। तभी एक बाउंसर पीछे से आया और उसने शुभ को धक्का देकर उसके मुंह पर एक पंच मार दिया। ये देखकर माया चीख पड़ी, शुभ। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर बाउंसर ने उसे इतना कसकर पकड़ा रखा था कि माया हिल तक नहीं पा रही थी। वो दूसरा बाउंसर शुभ को पीटने लगा और फिर एक मैसेज की ट्यून सुनकर वो रुक गया। उसने अपना फ़ोन चेक किया और माया को पकड़े हुए बाउंसर को कुछ इशारा किया, जिस पर उस बाउंसर ने उसका हाथ छोड़ दिया। माया जल्दी से शुभ के पास आ गई। उसको बहुत चोट आई थी। माया ने अच्छे से पकड़ा और उसकी चोट को देखने लगी। शुभ भी अब तक संभल चुका था। तभी एक बाउंसर शुभ को देखते हुए बोला, आगे से हमारी मैडम से दूर रहना। ईसा मीरानी है वो, मीरानी फैमिली की बेटी। तुम जैसे मिडिल क्लास लड़के से कभी प्यार नहीं करेगी। माई तो ये जैसे सब सुनकर चौंक गई। वो उन बाउंसर को हैरानी से देख रही थी, लेकिन फिर शुभ को देखकर उसे उठाने लगी। सारे बाउंसर उन्हें इसी हालत में छोड़कर चले गए। माई ने शुभ को उठाया और अपनी परेशानी भरी रोनी आवाज़ में कहा, घर चलते हैं। वो दोनों एक ऑटो पकड़कर घर आ गए। शांति कुंज नाम की नेम प्लेट वाले घर के आगे आकर एक ऑटो रुकी। माई शुभ को लेकर घर आई तो दरवाजे पर ही एक बूढ़ी औरत मिल गई, वसुंधरा दास, माई और शुभ की दादी। वो शुभ की चोट को देखकर बोली, की होए छे माई, शुभ को इतनी चोट कैसे लगी। उनकी बात सुनकर माई और शुभ एक दूसरे को देखने लगे। फिर माई बोली, कुछ नहीं दादी माँ, वो शुभ मंदिर की सीढ़ियों से फिसल गया था। माई की बात सुनकर दादी शुभ से बोली, ठीक से चला करो बेटा, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। इस पर शुभ हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, जी दादी, ख्याल रखूँगा। दादी उन दोनों को घर के अंदर लेकर आई और तभी शुभ से बोली, तू जाकर आराम कर, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। शुभ अपने कमरे में बैठा था। माँ उसके पास बैठी उसके चोटों पर मरहम लगा रही थी। कुछ देर बाद उसने फर्स्ट एड को बेड के दूसरी तरफ रखा। फिर एक गहरी सांस लेकर वो उससे बोली, मुझे सच बताओ शुभ, वो लोग तुम्हारे पास क्यों आए थे। शुभ ने बेबसी से अपनी बहन को देखा और कहा, मैं ईसा मीरानी से प्यार करता हूँ दी। मुझे नहीं पता था कि वो भी मुझे प्यार करती है, मगर आज ये सुनकर माँ सब समझ गई। उसने कुछ सोचा और कहा, शुभ, कुछ वक्त कर लिए तुम ये सब भूल जाओ। तुम फिक्र मत करो, मैं दादू से बात करूँगी। वो और मैं, हम दोनों जाएंगे ईसा के घर। शायद उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। शुभ खुश होते हुए माई के गले लग गया, बोला, थैंक यू सो मच दी, मैं जानता था आप मुझे ज़रूर समझेगी। माई ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा, फिर कहा, भालो, अब तुम आराम करो, मैं दादी से पूछ के आती हूँ कि दादू कब आ रहे हैं। माई सीढ़ियों से नीचे आई जहाँ उसकी दादी बैठी थी। वो अपनी दादी से बोली, दादू कौन न आसवे। दादी बोली, जानी न तुम ही इतना जानो, जब भी वहाँ जाते हैं जल्दी नहीं आते। अम्मा के बोलो ना अपना किछो गुरुत्वपूर्ण काज छिलो। तुम बताओ, तुम्हें कुछ काम था। इस पर माइन ने ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं दादी, ज़रूरी काम नहीं था। अच्छा दादी, मैं बेकरी शॉप पर जा रही हूँ। उसकी दादी उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, ठीक है। बेकरी शॉप पर माई अकेली थी। वो कुछ बेक कर रही थी। तभी उसके पास एक सर्वेंट आता है और कहता है, माही मैडम। माई पीछे की तरफ मुड़ी और एक मुस्कुराहट के साथ बोली, जी कहिए। वो सर्वेंट बोला, मैडम, आज शॉप बंद थी, हमें पता नहीं था, इसीलिए हमने एक केक ऑर्डर ले लिया। इस पर माही बोली, तो क्या हुआ, केक बनाना है। इस पर वो बोली, नहीं मैम, केक बेक नहीं करना, वो तो देकर आना है। मैं जाने वाली थी मगर मुझे अर्जेंट हॉस्पिटल जाना है, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है, तो क्या आप। माई उसकी बात सुनकर बोले, जी मैं दे आऊँगी, मगर आगे से ध्यान रखना, जिस दिन शॉप बंद हो उस दिन किसी का ऑर्डर मत लेना। इस पर वो सर्वेंट खुश होकर बोली, बिल्कुल मैं ध्यान रखूँगी। अच्छा, मैं चलती हूँ।
माई ऑटो से उस जगह पर पहुंची जाती है। ये बड़ी अजीब सी जगह थी। समुद्र किनारे एक फार्म हाउस और उसके आसपास कोई घर नहीं था। खैर, माई ज़्यादा न सोचते हुए अंदर चली गई। पूरा फार्म हाउस अंधेरे में लिप्त था, क्योंकि खिड़कियों पर भी पर्दे पड़े थे। रोशनी आने लायक हर जगह पर बड़े बड़े भारी भारी पर्दे पड़े थे, जिनके सूरज की रोशनी का भेद कर आ पाना नामुमकिन था। यह फार्म हाउस अंदर से भी बहुत खूबसूरत था, यूनिक और कुछ अलग ही डिज़ाइन का था। माई जानती थी कि वहाँ पर रखी हर एक चीज़ बहुत कीमती थी, मगर ये नहीं जानती थी कि यहाँ रखी हर चीज़ की कीमत अरबों में थी। अंधेरे में भी वो उस जगह की खूबसूरती महसूस कर पा रही थी। झूमर की चमक उसे देखने में मदद जो कर रही थी। एक पल के लिए माई इन सब में खो ही गई। उसे होश ही नहीं रहा कि वो यहाँ एक ऑर्डर देने आई है। तभी अचानक किसी ने माई का हाथ पकड़कर उसे खींचा और दीवार से लगा दिया। माई डर गई। वो दीवार से लगी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, सांसें तेजी से दौड़ रही थी। उसी वक्त न जाने कहाँ से एक तेज हवा का झोंका आया, जिसमें झूमर में हलचल पैदा हो गई, और इस हलचल की वजह से एक शोर पैदा हुआ जो सुनने में अच्छा था। इसी आवाज़ से माही ने अपनी आंखें खोली और सामने देखा, जहाँ एक शख्स उसे पकड़े हुए खड़ा था। माही की एक हाथ की नाजुक कलाई उस शख्स के हाथों में गिरफ्तार थी, जो दूसरे हाथ की बाजू उस शख्स की उंगलियों में समाई हुई थी। अंधेरे की वजह से सामने खड़े शख्स की माही को शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी, मगर इतना ज़रूर उसे पता चल रहा था कि वो शख्स उससे बेहद लंबा है। माही ने अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की, मगर उस शख्स पकड़ इतनी कसी हुई थी कि माही अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। वही सामने खड़ा शख्स उसकी हर हरकत को देख रहा था। उसकी नज़र माही की आंखों पर थी, ग्रे आइज, जिसमें वो शख्स अपना गुस्सा भूल गया था। माथे ठहरी दर्द की सिकन भी वो आराम से देख पा रहा था। वही माई दर्द भरी आवाज़ में उस शख्स के से बोली, छोड़िए मुझे, मैं यहाँ केक का ऑर्डर देने आई थी। आह! माई की मीठी आवाज़ से उस शख्स के खास असर नहीं पड़ा। वो उसकी आंखों में देखता हुआ उसके कलाई को और कसकर पकड़ लिया। माई की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी भरी आंखों से उस शख्स की तरफ देखा। अंधेरे में सिर्फ उस शख्स की नीली आंखें ही चमक रही थी। वो गहरी ओशियन ब्लू आइज थी। अचानक उस फार्म हाउस का डोर खुला और एक फ्लैश लाइट उन दोनों पर पड़ी। माई की आंखें कुछ वक्त के लिए बंद हो गई, तो वही इस शख्स की नज़र उस तरफ चली गई। माई की आंखें खुली और एक झलक ही उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा। वही फार्म हाउस की एंट्री गेट से कई सारे लोग एक साथ अंदर आए। वो सारे रिपोर्टर्स थे और आते ही शुरू हो गए। सर, ये लड़की कौन है और आपके फार्म हाउस में क्या कर रही है? सर, आपकी शादी तो मिस संजना से होने वाली है। फिर ये कौन है? क्या आप उन्हें धोखा दे रहे? अचानक रिपोर्ट के सवाल सुनकर माई घबरा गई, और इस घबराहट में उसने उस शख्स को सीने में अपने चेहरा दफन कर लिया। वो शख्स जो गुस्से में उन रिपोर्टर को देख रहा था, माई की इस हरकत से उसका सारा ध्यान वापस माही पर आ गया। हालांकि उसकी आंखों में गुस्सा अब भी वैसा ही था, मगर एक चीज़ ज़रूर हुई थी, वो ये कि सारे रिपोर्टर्स उसकी आंखें देखकर ही खामोश हो चुके थे। इतना शांति देख माई उस शख्स से अलग हुई और फिर एक घबराहट भरी आंसुओं से झलकती नज़रों से देखकर वहाँ से भाग गई। इधर उस शख्स का ध्यान तो सिर्फ उस दो आंखों पर ही रह गया, वो ग्रे आइज जो आंसुओं से भरी थी। माई जब उसकी आंखों से ओझल हुई, तब जाकर उसने अपनी सर्द लाल आंखें उन रिपोर्टर की तरफ की। उस शख्स के दोनों हाथों की मुट्ठी भींची हुई थी। तभी वहाँ एक और शख्स आया। वो अंदर का माहौल देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर फौरन हरकत में आया। यहाँ माई बाहर भागती हुई ऑटो में बैठ गई और वहाँ से चली गई। उसके चेहरे पर घबराहट थी। इस हादसे के 15 दिन बाद बेकरी शॉप पर माई बिस्किट बेक कर रही थी। तभी वहाँ पर एक शॉप के ओनर आ गए, अनिकेत सेठी। इनकी बेकरी शॉप में नंबर 1 पर थी। अनिकेत सेठी के पिता अरिहंत सेठी उत्तरांचल के टॉप बिजनेसमैन थे, जिनका सिक्का पूरे उत्तरांचल में चलता था। अनिकेत को उनके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उसने
मुंबई में अपने मामा की मदद से नया ये बेकरी शॉप खोली जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। अनिकेत माही के पास आया और बोला, माही तुम अभी तक यही कर रही हो, चलो हमें चलना है। माही हैरान होकर बोली, मैं पर कहाँ? अनिकेत सर। इस पर अनिकेत मुस्कुराकर बोला, रोज कैसल।